हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हमारे इस सत्र में 2023 में जो कक्षा 10 के विद्यार्थी ने अपना विज्ञान पेपर दिया है, ये उनका ये जो 2023 का विज्ञान पेपर है, ये सेट यानी सॉल्व किया गया पेपर है। तो जो अभी हाल ही में आज के दिन जो पेपर दिए हैं, तो ये आपका जो 2023 का जो विज्ञान प्रश्न पत्र है इसको सॉल्व किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं 24 में, उनके लिए भी ये बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। और उनके लिए तो है ही जो अभी अभी इस पेपर को सॉल्व करके आए हैं। तो देखते हैं कितने इस पेपर में कितने क्वेश्चन आपने सही किया, कितने क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, क्या आपकी गलती हो गई। तो देखते हैं आज का वीडियो। आज बने रहे हमारे पूरे ही वीडियो में और आप अपनी किस्मत को देखें, कहाँ पर आपने झकझोर दिया, कहाँ कितने क्वेश्चन आपने सही किया, कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आपका अपना विज्ञान 2023 का 2023 कक्षा 10 विषय विज्ञान। देखिए, इसमें आपको दिया गया है ये जो आपका सेट है, ये है आपका 824 EL। देखिए, आपकी संख्या है विज्ञान 2023 में आपको दिखाया गया है, विज्ञान संबंधित है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12 है। ठीक है, ये लड़के का रोल नंबर है, फलाना किसी का भी होगा। तो ये देखिए, चलिए इसी को हल करते हैं। प्रश्न पत्र में आपको 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए दिया गया था। पूर्णांक आपका 70 का यानी 70 का है। खंड आ और बा दो में विभाजित है। खंड आ और खंड बा 3 उप विभागों में बटे हुए हैं। ये आपको दिया गया है क्योंकि 20 नंबर आपको OMR दिखाया देखिए, ये आपको निर्देश में दिया गया है। OMR सीट पे दिखाना है, काले या नीले बाल पॉइंट वाले पेन से आपको इसको काला करना है। और इसके लिए आपको एक एक अंक निर्धारित है, एक एक अंक आपको देना होगा। ठीक है, मतलब दिया जाएगा। आ गया आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। उप विभाग खंड ये सेक्शन ये से प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका ऑप्शन इस तरह से केवल ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन आपको दिए गए थे केवल अवतल दर्पण के लिए, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। किसके लिए? केवल अवतल दर्पण के लिए। केवल क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, केवल उत्तल लेंस के लिए, केवल अवतल के लिए, केवल समतल के लिए, या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही है? तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह सदैव सत्य होता है सभी के लिए, यानी अब अवतल दर्पण के लिए भी होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी होता है, समतल के लिए भी होता है। तो इसका मतलब क्या सही है? आपका डी ऑप्शन सही है। तो पहले का डी आपको सही करना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सही हुआ, पहले का डी। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन आपने सही लगाया होगा तो आपका सही है। अगर आपने गलत किया तो आप जाने, आपका काम जाने। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है कहाँ पर? उत्तल लेंस पर। उत्तल लेंस के द्वारा बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। तो इसमें आपको दिखाएगा ये है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा? उत्तल लेंस से और अवतल दर्पण के द्वारा। तो ये और सी सही है आपका। कौन सही है? ये और सी, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगर आपने इसको लगाया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यूं 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 यूं, ये रहा। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्वेश्चन है आपका कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है? आज इसमें पहला ऑप्शन है चालक, अर्धचालक, अतिचालक या विद्युत रोधी। तो क्या कहलाता है इसमें? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा,
कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह है वाट। क्या है? वाट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। ये आपको बताना है। तो ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी किसका, यानी धारा को 3 गुनी कर देने पर तो उसमें मात्रा उसकी स्क्वायर हो जाएगी, यानी 9 गुना हो जाएगी। किसकी? 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी दूर की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देती हैं। तो उसके दोष में कौन सा दोष हो, यानी नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इसमें कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, यानी दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है, तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये छा वही का है, एक अंग्रेजी मीडियम में है, एक हिंदी मीडियम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर होगी कहाँ बनता है, तो वस्तु की स्थिति होगी। ये आपसे पूछ रहा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के किसी वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटे प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बनाता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन आपका सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन अब आपका आ गया सेक्शन बी, उपभाग बी। उपभाग बी अब हम लोग देखेंगे कि क्या सही है। कह रहा है कार्बन को वायु के साथ, ठीक है, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ध्यान रखना, कह रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आप जलाएंगे, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। अब ये पूछ रहा है कि गैस बनने का उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने का उदाहरण क्या है? तो यहाँ देखिए कार्बन अलग अलग थे, कार्बन और डाइऑक्साइड था, लेकिन अब यहाँ पर CO2 बन गया, तो CO2 इसमें एक में ही एक एकल उत्पाद का निर्माण किया है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन सी अपक्रिया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? संयोजन अपक्रिया। क्लियर। 8 का ये सही है आपका। ठीक है, संयोजन अपक्रिया। क्लियर। चलिए, तो पहला आपका क्या सही हुआ? संयोजन अपक्रिया। दूसरा कह रहा है कि जिंक चूर्ण Zn, ठीक है, Zn में जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करते हैं, ठीक है, तो निकलने वाली गैस कौन सी होगी? देखिए पहले इसको देख लीजिए। जिंक यानी Zn प्लस इस पर क्या कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से इसको अपक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो जब जिंक को H2SO4 के साथ में अपक्रिया करा रहे हैं, तो देखिए ये SO4 जिंक के साथ में जुड़ जाएगा और H2 आपकी बाहर हो जाएगी, तो ये बनेगा ZnH2SO4 प्लस H2, तो H2 आपकी गैस निकल गई।
क्या निकला, H2। तो इसमें बनने वाली गैस कौन है, H2। क्लियर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहां H2 है, यानी ऑप्शन आपका नंबर 1 सही होगा, यानी 9 का ये सही है और इसका भी ये सही है। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई भाई। जब जिंक चोट पर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो तब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। तो जब अब क्रिया कराएंगे ना तो क्या बनेगा, Zn से SO4 जुड़ जाएगा तो Zn यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा और H2 आपकी बाहर निकल आएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु क्या है। तो द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है यहाँ पर ब्रोमीन। क्या, बी सही है आपका, ब्रोमीन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रोपेनोन देखिए, अब आपका देखिए इसको कई बार बताया भी गया है, हमने अपने वीडियो में भी बताया है। तो देखिए प्रोपेनोन, ओन यानी ON कार्बोक्सिल समूह जुड़ेगा, CO समूह जुड़ेगा। ठीक है, तो पहला है आल ग्रुप है, ये होगा नहीं। दूसरा ओइक एसिड है, ये होगा नहीं। चौथा है आपका एल्डिहाइड अल समूह है, ये होगा नहीं। और तीसरा है आपका यही सही है। कौन सही है, प्रोपेनोन में ये C डबल बॉन्ड वो ये कार्बोनिल समूह सही है, ये सही है ना। ठीक है, तो ये आपका 11 का कौन सा सही है, C। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेल कीजिए। सुमेल बी से करने पर उदाहरण सहित बताइए कि कौन सा सेट इसमें से सही है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाया गया है। ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिला दिया गया है। तो मिलाने के बाद में ये रख दिया गया। अब आप इसको एक एक करके मिलाएंगे। तो देखिए ये में लिख रहा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड इसमें कहाँ है, एल्डिहाइड समूह है इसमें जहाँ CHO समूह होगा, यानी ये के साथ में बी, ये बी के साथ यहाँ मिल गया। फिर कह रहा है एल्काइन, बी एल्काइन के साथ में, तो एल्काइन कहाँ है, जहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, वो आपका एल्काइन होगा। तो बी को डी से मिलाएंगे। एल्काइन किससे मिला, डी से। और एल्डिहाइड मिला ये को बी से। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे मिला है, सी मिला है ये से, ये। और हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मिला है डी को, डी सी से मिला है, ये बात, ये आपका मिल गया। अब आपको बताना है ये बी कहाँ है, ये देखिए ये बी में भी है। फिर बी डी, बी और सी, यानी बी में अगर मिला जाए तो बी और सी वाला है, इसका मतलब कौन सही है आपका, नीचे वाला सही है, डी वाला। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। फिर से देख लीजिए, एल्डिहाइड को मिलाया गया आपने, ये को मिलाया बी से। ठीक है, एल्काइन बी को मिलाया डी से, कार्बोक्सिलिक एसिड सी को मिलाया ये से, और फिर एल्काइन हेलो एल्केन को मिलाया इससे। अब ये बी ये से मेल किया, बी डी ये मेल कर रहा है, सी ये कर रहा है, और आपका ये है हेलो एल्केन जो है ये आपका मिल रहा है डी का बी, डी का सी से, ये। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए बहुत से बच्चों ने गलती किया होगा, बी लगा दिया होगा, लेकिन बी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया सही ना, चलिए
अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता है कितनी? तो कार्बन की संयोजकता कितनी है भैया? तो कार्बन की संयोजकता तो बार बार बताया जा रहा है कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने होते हैं? 4, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? 4 होती है ना? तभी तो आप लिखते हैं CH4, ये H लगाते हो ना 4, ये तो इसका मतलब क्या है? संयोजकता 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्य कोश में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका, यानी ये आपका सही है। समझ में आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन उप भाग तीसरा, सब सेक्शन तीसरा आ गया। तीसरे में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, कराए जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ निष्कासित होता है शरीर से। ऐसा कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वह शरीर से निष्कर्षित होता है? तो जो वर्ज्य पदार्थ होता है वह शरीर से जिसका निष्कर्षण होता है वह क्या है? उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो क्या है आपका निकल जाता है, उत्सर्जित पदार्थ आपका बाहर हो जाता है। जो बेस्ट मटेरियल होता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो क्या सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन पहला कह रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित होना। ये तो भैया होती ही है ना, ये तो होगा ही। प्रकाश ऊर्जा ये कह रहा है नहीं हो रही है, ध्यान में रखना है आपको। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें से कौन सी क्रिया नहीं हो रही है, इस पर आपको टिक करना है, और जो हो रहा है उसको नहीं करना है। तो पहला हो रहा है, यानी ये सही नहीं है, ये हो रहा है। दूसरा कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही हो रहा है। लेकिन कह रहा है ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में विखंडन, ये नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? डी वाला सही है। ठीक है, ये क्रिया नहीं हो रही है। क्लियर? तो आपका 15 का डी सही हुआ। क्या सही हुआ भैया? 15 का डी। भैया आपने अगर सही किया तो सही है, नहीं तो किया तो आप जाने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक वर्ण या चयन जैव विकास सिद्धांत में जो प्रतिपादित किया है वह है चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन। तो आपका ऑप्शन ये सही गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेंडल, ओहो आ गया भैया मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसको तो आपको जानना जरूरी है कि सरसों में किया नहीं था, अरहर तो थी नहीं, साइकस नहीं, मटर में किस में किया था? मटर में किया था, पायसम सटाइबम जिसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये मटर में उसने मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? एकलिंगी पुष्प किस में होते हैं? तो पपीता, गुड़हल, मटर, सरसों। तो इसमें होता पपीता। पपीता में किस में? ये पपीता में होते हैं। आपको देखिए ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन है, ध्यान रखना वरना 18 हो गया ना? हाँ 18 हो गया, पपाया है इसमें। 19वां क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग यानी किस भाग में कॉपर्टी लगाई जाती है? वाओ, ये आपको बताना जरूरी है। अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में? तो भैया जो कॉपर्टी होती है, कॉपर्टी जो है कहाँ लगाई जाती है? गर्भाशय में लगाई जाती है। ठीक है,
ताकि गर्भ का ठहराव ना हो पाए। गर्भ रोकने की ये प्रक्रिया है। जब चाहना होता है कि गर्भ चाहे तो कॉपर को हटा दी जाती है और गर्भावस्था में हो सकते हैं। और ये जो एक ऐसी युक्ति है जो प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टर के द्वारा गर्भाशय में अंतः स्थापित कर दी जाती है। तो कौन सही है आपका? ये सही है, गर्भाशय में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते, ये सही है। ठीक है। बस इतने क्वेश्चन तो थे आपके। कैसे? इतने क्वेश्चन आपके हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है भैया। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, अर्थात आपको विकल्प में दिए गए थे। ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन अब आपको लगाया गया। ठीक है। अब आपको दिया गया वर्णात्मक क्वेश्चन। वर्णात्मक देखिए आपको दिखाया गया है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। देखिए यहाँ पर ये सेक्शन देखिए। इसमें देखिए समीकरण आपका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्रक्रिया किया तो आपका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट जल बना है। इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है। फिर अगला है आपका, इसमें देखिए ये आपके IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है। ये सब नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, है ना, पोषण किसे कहते हैं। हम फिर लेकर के वीडियो आएंगे जिसमें पूरा का पूरा सॉल्व होगा। तब तक आप लोग मस्त रहें और अपने आप को देखें और अपने अगले क्लास की तैयारी करें। और हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।